बदलते भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन कृषि जगत का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम, जिसमें लगातार आपको हम जानकारी देते हैं क्या कुछ नया हो रहा है कृषि के क्षेत्र में। अलग अलग सेगमेंट में आपको जानकारी दी जाएगी। पहले हम बात करेंगे विज्ञान और किसान की, साथ ही बात होगी कृषि स्टार्टअप की, और आखिर में बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। किसान बहनों भाइयों, आइए सबसे पहले नजर डालते हैं विज्ञान और किसान में आज आपके लिए क्या है खास। हमारे देश में किसानों के सामने अलग अलग तरह की चुनौतियां आती हैं, लेकिन कभी कभी ये चुनौतियां जो हैं किसानों के लिए समाधान का रूप भी लेती हैं। इसी कड़ी में अगर बात की जाए पराली प्रबंधन की, इसी को लेकर पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें लगातार इस बात पर जोर दिया गया कि कैसे हमारे जो किसान हैं बड़ी संख्या में पराली प्रबंधन को अपना सकते हैं। और क्या कुछ खास रहा है इस कार्यशाला में, आइए इसके लिए नजर डालते हैं हमारी खास रिपोर्ट पर। पराली जलाना एक गंभीर समस्या है। ये समस्या पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फसल कटाई उपरांत मुख्य रूप से देखी जा सकती है। इसे लेकर भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण अभी से ही प्रयास में जुट गए हैं। इसी सिलसिले में कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के एक दल ने पंजाब के लुधियाना, मलेरकोटला एवं संगरूर जिलों का भ्रमण किया। इस क्रम में सबसे पहले लुधियाना कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव एस रुक्मणी, संयुक्त निदेशक विस्तार संजीव कुमार इंगले, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के कुलपति डॉक्टर एस गोसाल, डॉक्टर महेश कुमार नारंग, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारें, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कार्यशाला में शिक्षाविद, विभिन्न हितधारक एजेंसियां, सामाजिक समूह और गैर सरकारी संगठन, कृषि मशीनरी निर्माण उद्योग और बायोमास उद्योग संघ और 300 से अधिक किसानों ने भाग लिया। इस अवसर पर कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव एस रुक्मणी ने कहा कि ये योजना किसानों को मशीनरी खरीदने के लिए 50% और सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों और पंचायतों को कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए 80% की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यहाँ पे ये वर्कशॉप इसलिए कर रहे हैं कि सो दैट जो है पराली बर्निंग के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, और उसके चलते कैसे फार्मर्स को बेनिफिट भी हो कि वो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सके और पैसे भी कमा सके। तो उस वर्कशॉप में हम लोग यही बताएंगे। हमारी तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है बहुत पहले से ये इशू
के बारे में जानती है। और 2018 से जो है हम लोग एक स्कीम चला रहे हैं क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट, जो ये 3 स्टेट्स जहाँ पे ये पराली बर्निंग बहुत ज़्यादा होता है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, इस स्टेट्स में चलाने के लिए हमने शुरू किया है। इसमें हम हर तरह के मशीन्स देते हैं जो क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट को कंट्रोल, क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट में हेल्प करता है। तो उसमें ये हैप्पी सीडर, सुपर सीडर और कहीं ज़्यादा मशीन्स हैं जो फार्मर्स को सब्सिडी के साथ मिलता है। और फिर ये मशीन्स हम जो है कस्टम हायरिंग सेंटर्स में भी रखते हैं, सो दैट फार्मर्स जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो जो उसको ले सकते हैं। तो इससे हम यही उम्मीद करते हैं कि फार्मर्स को जल्दी से जल्दी पराली बर्न करने के अगेंस्ट में जो है हम कन्विंस कर पाएँ और मोर एंड मोर फार्मर्स जो है इसको मशीन्स को अडॉप्ट करें और इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें। अच्छा, हमारा एक रीज़न पंजाब में करने का यही है कि यहाँ पे जो है सब पराली बर्निंग अब भी लार्ज स्केल में होता है, तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी तो पंजाब होगा। फिर बाकी 2 स्टेट्स जहाँ पे इंसिडेंसेस देखने को मिलता है जैसे हरियाणा और यूपी, ये तीनों स्टेट्स हैं जो इसके मेन स्टेक होल्डर्स हैं जिनके लिए हम ये करना चाहते हैं। बट जो इसको पैडी सबल बर्निंग को कंट्रोल करने के लिए या इसको ठीक करने के लिए जो हमारे साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जुड़े हैं वो बाकी और लाइन मिनिस्ट्रीज़ में है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, मिनिस्ट्री ऑफ MNRE है और PNG है और CAQ है जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। तो हम लोग सब मिलके जो है जिन सारे लोग जो आज आए भी हुए हैं अच्छे खासे लोग, और 200 से 300 जो है किसानों को भी हमने बुलाया है, सो दैट हम लोग उनको कन्विंस करके बता सकें कि हम लोग क्या करना चाहते हैं। हम लोगों का हमेशा से यही ऑब्जेक्टिव रहा है कि जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं जो ऐसे बड़े मशीन्स या 3-4 लाख के ऊपर जो मशीन्स हैं वो ख़रीद नहीं पाते हैं, एक तो हम सब्सिडी देते हैं उनको, अच्छा खासा सब्सिडी देते हैं। उसके अलावा ये सारे मशीन्स जो है कस्टम हायरिंग सेंटर्स भी रखा गया है जिससे फार्मर्स जो है इसको रेंट आउट कर सकते हैं, मतलब किराए पे लेके चला के वापस दे सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं। फिर उसके अलावा हमने एक मोबाइल ऐप भी चलाया है जिसके थ्रू विच जो है फार्मर्स अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मशीनरी ले सकते हैं और किराए पे उठा सकते हैं। तो इन कार्यक्रमों की वजह से जो है हम लोग लोअर लेवल फार्मर्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक पहुंचने का हमारा प्रयास है। इस अवसर पर पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के कुलपति डॉक्टर SS गोसाल ने कहा, ये मीटिंग इसलिए हो रही है कि जब जोना आता है तो उसकी हार्वेस्टिंग होती है सितंबर अक्टूबर में। उसके बाद इसकी जो पराली है, भूसा है, वो क्या है भाई, वो लोग उसको आग लगाते हैं। तो ये मीटिंग का मकसद ये है कि क्या तरीके हैं, क्या मेथड हैं, उसको आग ना लगे तो जो एनवायरनमेंट है वो भी बच जाएगा, जो सॉइल की हेल्थ है उसमें जीवाणु हैं वो भी बच जाएंगे। तो उसके लिए ये सारा आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट तो बहुत सपोर्ट कर रही है उसकी। फार्मर कोई भी नई टेक्नोलॉजी होती है ना, उसको अडॉप्ट करने में सोचता है ये नई टेक्नोलॉजी मैं करूं ना करूं। तो अब ऐसा हो गया, इस साल का जो हमारा लास्ट ईयर का डाटा है, जो 50% वो हमने जो पैडी है, हमारे स्ट्रॉ है, उसको हमने खेत में मैनेज कर लिया है। जितनी मशीनरी हमने निकाली है ना, वो मशीनरी बरत के 50% जो स्ट्रॉ है उसको हमने मैनेज कर लिया है। तो उसको और बढ़ाएंगे। किसानों के लिए ये मैसेज देना चाहते हैं, जो ये पराली है ये है, इसको जलाना नहीं, ये तो हमारा एक सोना है, इसको खेत में ही डालना हमने, ताकि खेत की जो उपजाऊ शक्ति है वो बनी रहे। इस अवसर पर डॉक्टर महेश कुमार नारंग ने कहा, ये जो हम स्ट्रॉ मैनेजमेंट की मशीनरी देख रहे हैं, ये मशीन जो है ये चॉपर है। चॉपर का जो काम है, ये जब कंबाइन से हम धान काट लेते हैं उसके बाद जो है इस मशीन को चलाते हैं। ये मशीन जो है पराली का बारीक कुतरा करके खेत में खिलार देती है। उसके बाद हम 2 तरीक़ों से, अगर किसी ने सब्जियां या आलू की बिजाई करनी है तो वो भी कर सकते हैं, और अगर किसी के पास समय है, जैसे शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी लगाई है तो उसके 15-20 दिन का समय है। सैंडी सॉइल है और मीडियम सॉइल है, 20 दिन में ये है। इस मशीन चलाने के बाद हम लाइट हल्का पानी लगाने के बाद हम रोटरी टिलर या रोटावेटर चला देते हैं। तो अगर सैंडी सॉइल है तो उसमें 15 के दिन में खेत में बत्तर आ जाता है, मीडियम सॉइल 20 दिन में बत्तर आ जाता है। तो क्योंकि पराली की ये एक विशेषता है कि जब इसको पानी और जो आपका मिट्टी लगती है तो ये जल्दी गल जाती है, तो ये 20 दिन में गल जाएगी। तो जब हम इसको उसके बाद जब बत्तर आएगा तो हम इसकी जब अपनी गेहूं की बिजाई कर सकते हैं।
तो जब गेहूं की बिजाई करेंगे तो जो सारी पराली जो है हमारी ज़मीन में गल जाएगी। तो ये है, पर उसके लिए ये ज़रूरी है कि जो हम आम धान की किस्म लगाते हैं वो कम समय वाली होनी चाहिए, ताकि हमारा सितंबर एंड और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, पहले हफ्ते में, सप्ताह में जो है खेत खाली हो जाए। तो ये फिर हम ये टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेशन वाली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जाना आपने कितना महत्वपूर्ण है पराली प्रबंधन, क्योंकि इसके जरिए न सिर्फ हमारी लागत में कमी आती है बल्कि हमारी आमदनी में भी अच्छा इजाफा होता है। फिलहाल कृषि दर्शन में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए देखते हैं कृषि स्टार्टअप में आज आपके लिए क्या है महत्वपूर्ण। कृषि स्टार्टअप में किसान बहनों भाइयों लगातार आपको हम बताते हैं हमारे सफल प्रगतिशील किसानों की दास्तां। और आज जिन किसान के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं वो एक महिला किसान हैं, झारखंड से ताल्लुक़ रखती हैं और इनका नाम है रीता देवी, जो कि बड़े पैमाने पर ना सिर्फ फूल सब्जियों के बीज का उत्पादन लेती हैं और इसके ज़रिए इनकी आमदनी तो अच्छी है ही, बल्कि अब जो दूसरे किसान हैं वो भी इनसे प्रेरित हो रहे हैं। कैसा रहा इनकी कामयाबी का सफ़र, आइए देखते हैं। एक ऐसी ही महिला कृषि उद्यमी हैं रीता देवी। झारखंड के रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड का एक छोटा सा गांव है डुंडीगाछी, जहां की रहने वाली है रीता, जो आत्मविश्वास से भी लबरेज हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कभी हारना नहीं सीखा। इंटर तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद 16 वर्ष की कम उम्र में ही इनकी शादी शक्ति राम महतो से हो गई थी। कच्ची उम्र में पारिवारिक दायित्वों का बोझ इनके लिए किसी चुनौती से जरा भी कम न था। समस्याएं बहुत थी, लेकिन उससे निकलने का हुनर रीता को मालूम था। गांव की महिला समिति और ग्राम संगठन के रोजगार समिति से जुड़ने के साथ शुरू हुई इनकी फर्श से अर्श तक पहुंचने की विकास यात्रा। रीता ने राज्य सहित बाहर के राज्यों में प्रशिक्षण प्राप्त कर गांव की अन्य महिलाओं को भी खेती के नए तौर तरीकों से अवगत कराया। इन्होंने खेती के साथ साथ पशुपालन को भी बढ़ावा दिया। गाय बैल के अलावे इनके पास आज 6 बकरियां हैं। एक सफल किसान के साथ साथ रीता देवी सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की संवाहिका भी बन गई हैं। कहते हैं कि उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है, और इसकी जीती जागती मिसाल है युवा महिला कृषि उद्यमी रीता देवी। रीता आज कोई आम किसान नहीं है, बल्कि नई सोच और समझ रखने वाली एक प्रगतिशील महिला कृषि उद्यमी है। इन्होंने अपने क्षेत्र में वैज्ञानिक खेती की नींव रखी। आरंभ में रीता को गांव वालों के ताने भी सहने पड़े, लेकिन इन्हें इनके इरादों से कोई विचलित न कर पाया। रीता देवी के पास कुल 50 डिसमिल जमीन है, जिस पर कई तरह की फसल तो उगाती ही हैं, लेकिन इस क्षेत्र में पहली बार फूलों की खेती और बीज उत्पादन का काम रीता देवी ने शुरू किया।
इन्होंने अपनी 25 डिसमिल जमीन पर एक टमाटर बीज उत्पादन का कार्य भी शुरू किया। रीता ने गांव के प्रत्येक किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध करवाकर पैदावार में भी बढ़ोतरी की है और यही कारण है कि गांव के दूसरे किसान आज रीता के मुरीद हो गए हैं। रीता लोगों की आजीविका को सशक्त बनाकर नारी सशक्तिकरण की दिशा में भी अहम भूमिका का निर्वाह कर रही हैं। ये सामाजिक समस्याओं के निदान में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। रीता देवी वन रक्षा समिति की सक्रिय सदस्य भी हैं। कल तक जो इन पर तंज कसा करते थे, आज वे भी रीता से आर्थिक मदद प्राप्त कर रहे हैं। जहाँ भी हम लोग का ये ट्रेनिंग होता है तो प्लानिंग हम लोग पहले से बनाते हैं कि इस बार मौसम का हिसाब से कि क्या इस बार लगाने का है, तो हम लोग तैयार करते हैं कि इस बार हम लोग जितना भी कृषि उद्यमी हैं सबको हम लोग अपना डिमांड किए हैं कि ओनियन का खेती करेंगे और ये गांव को यही वाला बढ़ावा देते हैं कि अच्छा से खेती कीजिए और अच्छा मेहनत कीजिए। रीता देवी आज अपने क्षेत्र में किसी परिचय की जरा भी मोहताज नहीं। इन्होंने अपनी मेहनत से जो मुकाम हासिल किया है वो हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इनकी कामयाबी पूरे देश और राज्य के लिए गर्व की बात है। उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें सलाम। तो देखा आपने, लगातार हमारे जो किसान हैं और खासतौर से जो महिला किसान हैं वो कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ा रही हैं और लगातार नए मुकाम पर पहुंच रही हैं। फिलहाल कृषि दर्शन में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक
11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए देखते हैं फार्मिंग इंडिया में आज कौन सी योजना के बारे में आज आपको हम जानकारी दे रहे हैं। किसान बहनों भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं ई-नैम की। जी हाँ, जिसे हमारे किसान इनाम नाम से भी जानते हैं, यानी एक ऐसा मंच जिसके ज़रिए हमारे जो किसान हैं वो मंडियों का एकीकृत ढंग देख सकते हैं और इसके ज़रिए अपनी जो अलग अलग उत्पाद हैं, कृषि जीन्स हैं, उनकी खरीद फरोख्त भी कर सकते हैं। ई-नैम के ज़रिए आपको बता दें करीब लाखों की संख्या में जो किसान हैं वो जुड़ चुके हैं, ट्रेडर यानी व्यवसायी जो हैं वो जुड़े हुए हैं और किस तरीके से इसका लाभ हमारे कृषि क्षेत्र को पहुँच रहा है, आइए देखते हैं। तो देखा आपने, सरकार की मंशा साफ है, किसानों का किस तरीके से और ज़्यादा हम विकास कर सकते हैं, कृषि क्षेत्र को और ज़्यादा प्रगति की राह पर ले जा सकते हैं। इसके लिए लगातार इन योजनाओं का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन किया जा रहा है। फिलहाल आज के लिए कृषि दर्शन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें, अगर आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके लिए हमारी मेल आईडी नोट कर लें। मेल आईडी है krishidarshan@gmail.com।
साथ ही आप पत्र व्यवहार के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा संख्या 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमें इंतज़ार रहेगा आपके सवाल और सुझावों का भी। साथ ही साथ अब ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे DD किसान के YouTube चैनल पर और यहाँ ये सारी जानकारी कृषि दर्शन के साथ अब आप कभी भी कहीं भी देख सकेंगे। फिलहाल आज के लिए कृषि दर्शन की इस कड़ी में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।